भारती रावत, एक आध बच्चे और हैं। चलिए, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस के वी का होल स्क्वायर टी बराबर 0। अब देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ओमेगा बराबर माना था उसे, जो के था उसे क्या लिखा था आपने, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। वेव इक्वेशन जो वेव कांस्टेंट था उसे ये माना था, तो के इक्वल्स टू ओमेगा, और v को क्या माना था, 1/रूट म्यू एप्सिलॉन, यही माना था। k इक्वल्स टू ओमेगा, इसे 1/रूट म्यू एप्सिलॉन को क्या माना था, v, तो v के बराबर क्या आ गया आपका, ओमेगा। तो v के की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा डेल स्क्वायर टी ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इस ये डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकाला जाता है, दो कांस्टेंट तोड़ के a1 और b1। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, t बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस b1 कॉस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। या फिर एक और, इसको मैं e टू की पावर में भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस में, e टू की पावर प्लस माइनस में चलता है, कैसे लिखते हैं, ये दो कांस्टेंट चल रहे हैं a1 और b1, इसके लिए मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ a, e टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी। आयोटा में होता है जब आता है, जब ये यहाँ पर आयोटा नहीं होता है, और नहीं तो आयोटा होता है, तो ये आयोटा फंक्शन में नहीं आता। ये दो आपके सॉल्यूशन निकले हैं इसके। एक तो आपका ये जो चल रहा था वो v वाला चल रहा था, अब दूसरी कौन सी है क्वांटिटी, ये वाली, ये भी किसके बराबर है, माइनस के स्क्वायर। इसको माइनस के स्क्वायर के बराबर लिया तो सॉल्यूशन ये निकला। अब इसको माइनस के स्क्वायर के बराबर लेंगे तब सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, जो आ रही है आपकी, कौन सी आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से होगी, थर्ड डाल देते हैं, दोनों को मिला के डाल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, 1/r रो डेल ओवर डेल रो रो डेल आर ओवर डेल रो, इसको भी किसके बराबर ले लिया, माइनस का के स्क्वायर। अब यहाँ से जो आर है, आर को उठा के उधर ले जाते हैं, इस आर को उठा के मैं इधर ला रही हूँ, तो क्या बचेगा, 1/रो डेल ओवर डेल रो डेल आर ओवर डेल रो माइनस का के स्क्वायर आर। अब इसका डिफरेंशियल कर रही हूँ रो के रेस्पेक्ट में, 1/रो, पहले रो के रेस्पेक्ट में इसका करते हैं, इसको कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, रो से रो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल डेल स्क्वायर आर ओवर डेल रो स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो 1/रो तो ऐसे ही रहेगा, इसको कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डेल आर ओवर डेल रो इक्वल्स टू क्या बच रहा है, माइनस का के स्क्वायर आर। ये फंक्शन बचा। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, के को नीचे लेके आती हूँ, के को यहाँ लेके आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर ओवर डेल, के इसके नीचे लेके आई तो यहाँ क्या हो जाएगा, के ये वाला चीज फंक्शन आपका यहाँ आ गया, और ये फंक्शन में क्या है, रो, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब के स्क्वायर नीचे लेके आया, एक के इसके साथ है, एक के इसके साथ, 1/के रो डेल आर ओवर डेल, एक के इसके साथ गया, तो ये हो जाएगा के रो इक्वल टू माइनस आर। अब इस आर को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये वाली स्टेप समझ में आ गई। दोबारा देखिए, ये के स्क्वायर है माइनस का, के स्क्वायर को नीचे लेके आए, जब के स्क्वायर नीचे आएगा तो ये स्क्वायर में फंक्शन है, तो ये के इसके साथ आ गया, के स्क्वायर यहाँ बन गया, सेम के स्क्वायर नीचे आएगा, एक के इसके साथ, एक के इसके साथ, ये भी के में बन गया। तो इक्वेशन जो बनी वो क्या बन गई, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल के रो का होल स्क्वायर प्लस 1/के रो डेल आर ओवर डेल के रो प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर केरो फंक्शन चल रहा है, इसको x के बराबर मान लेते हैं, तो ये बनेगा डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर 1/x डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
चलिए अब ये केरो मैं इसको एक कांस्टेंट के बराबर माना, लेट x इक्वल्स टू केरो। जब x इक्वल्स टू केरो आया तब यहाँ क्या फंक्शन बना, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स एक्स कैंसिल डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और कोफिशिएंट इसका आर बराबर 0। इक्वेशन नंबर शायद आएगी 4th। ये 4th इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो है वो बेसल इक्वेशन है। अब बेसल इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन पता है क्या होता है, लिख दीजिए। इक्वेशन 4th इज द बेसल इक्वेशन whose solution is, बेसल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं आर बराबर। अब जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं क्वांटिटी को दो में तोड़ते हैं तो इसके लिए दो फंक्शन लेते हैं कांस्टेंट, एक बार बेसल फंक्शन लेते हैं एक बार न्यूमान फंक्शन लेते हैं। तो एक बार तो मैं बेसल फंक्शन लेती हूँ कांस्टेंट बी J0x और दूसरा कांस्टेंट लिया मैंने C, और एक बार इसके लिए लिया एक बार इसके लिए लेंगे, इसके लिए बेसल फंक्शन इसके लिए न्यूमान फंक्शन क्या लेते हैं N0x। अब जैसे पहले किया था x टेंडिंग टू 0 पर जो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये बेसल फंक्शन जो होगा इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। हमें न्यूमान फंक्शन क्या हो जाता है इनफाइनाइट, अगर x टेंडिंग टू 0 होता है। हमें इनफाइनाइट फंक्शन बनाना नहीं है, हमें कैसा बनाना है, इसको फाइनाइट बनाना है। अगर फाइनाइट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट c को क्या लेना पड़ेगा 0। जब 0 ले लेंगे तो फंक्शन कैसा निकलेगा आपका फाइनाइट। चलिए आगे। देखिए अगर मैं x टेंडिंग टू 0 लेने पर टेकिंग x टेंडिंग टू 0, अगर x टेंडिंग टू 0 लूंगी तो जो बेसल फंक्शन है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो न्यूमान फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें फंक्शन इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए फाइनाइट। फाइनाइट फंक्शन के लिए हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा 0। इस फंक्शन को 0 कब होगा, जब इस कांस्टेंट को क्या ले लिया जाए 0। तो c बराबर हम 0 लेंगे और 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि फंक्शन कैसा बन जाता है फाइनाइट बन जाता है। लिखिए फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ r का फाइनाइट होने के लिए c इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है 0। आपका r जो निकलता है वो क्या निकलता है b J0x, और ये निकल गई r की फाइनाइट वैल्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे यहाँ दो फंक्शन लिए थे मैंने, दोनों फंक्शन की वैल्यूज आ गई। एक बार तो t लिया था और एक बार r लिया था, दोनों के सॉल्यूशन आ गए। तो हमने जो बोली थी वेव इक्वेशन उसके अंदर पुट कर देते हैं। साई का फंक्शन जो माना था वो r और t माना था, r और t की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन से पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आएगी 4th 5th। अब 3rd और 5th की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Now putting the value of equation 3rd and 5th in equation first we get, रखिए r और t की वैल्यू हमने क्या फंक्शन माना था, साई जो था वो r रो और t का फंक्शन था। रख दीजिए इसमें r की वैल्यू तो आ गई आपकी b J0x और t की निकली थी
कांस्टेंट दिया था ए, e टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये फंक्शन दिया था। तो ए और बी मिलके इसको तो लिख देते हैं हम ए बी जे जीरो। एक्स की वैल्यू क्या है, कितना माना था हमने एक्स को, के रो, तो इसको लिख दिया के रो ई टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी, साई बराबर ए, अब ए भी कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट मान के चलते हैं डी, डी इसको मान लिया डी जे जीरो के रो ई टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी। इक्वेशन जो भी आएगी, वेयर जहाँ डी है उसको क्या मान लिया, ए बी, इस कांस्टेंट को मान के चल रहे हैं ए बी। साई इक्वल टू, ये फंक्शन जो चल रहा है ये कांस्टेंट डी वाला, इसमें वैल्यू लगा रही हूँ समीशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर जो सिंपल है वो डी, डी कांस्टेंट चल रहा है तो डी के नीचे आ जाएगा आपका एन जे जीरो, के चल रहा है तो के के नीचे एन के एन रो ई टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा एन टी, साई इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक ले लिया डी एन जे जीरो के एन। अभी हमने पढ़ा था v के बराबर क्या आया था, ओमेगा, तो k बराबर क्या होगा, ओमेगा अपॉन v, रख दीजिए ओमेगा अपॉन v, तो क्या हो जाएगा ओमेगा n रो अपॉन v, सब में चलेगा e टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा n t। ये निकल गया आपका सॉल्यूशन। अब इसके बाद लगेंगी आपकी बाउंड्री कंडीशंस, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन नंबर जो भी आएगी शायद 6 आएगी, 6 डाल दीजिएगा इसकी इक्वेशन। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे अपन बाउंड्री कंडीशंस। अब लगा रहे हैं हम बाउंड्री कंडीशंस। लगाइए, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। पहले बाउंड्री कंडीशन रो इक्वल टू 0, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर रो इक्वल टू 0 होता है तो साई हमारी कैसी आती है वैल्यू, फाइनाइट। सेकंड कहा था आपने, जो सर्कुलर मेम्ब्रेन ली थी उसकी रेडियस ली थी रो इक्वल टू ए। जब रो इक्वल टू ए होता है तो साई जो होता है वो कितना आता है आपका 0, रो इक्वल टू ए पे, क्योंकि आप बाहर आउटर पे पहुंच जाते हो रो इक्वल टू ए पे, मतलब बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर फंक्शन क्या हो जाता है, आपको जो वेव फंक्शन होता है वहां 0 हो जाता है, तो ये साई बराबर क्या ले लेते हैं 0 हो जाता है। तीसरा, स्टार्टिंग में इनिशियली इक्वल टू 0 पर, अब जब आपने वेव फंक्शन होगा जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, तो वाइब्रेशन साई बराबर क्या मान लिए साइन ऑफ। अब ये तीनों बाउंड्री कंडीशंस हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं फाइनाइट वैल्यू के लिए। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, रो इक्वल्स टू 0 पर साई की वैल्यू क्या मिलती है आपको, फाइनाइट वैल्यू मिलती है। पहली बाउंड्री कंडीशन रो बराबर 0 पर, जब साई फाइनाइट होने पर ये वाला लगाया जाता है तो जो न्यूमान फंक्शन है वो तो हमें पता चल गया, सी 0 हो जाता है। ये बाउंड्री कंडीशन तो आप लगा चुके थे, जब रो 0 होता है तो साई फाइनाइट बनता है, क्योंकि कांस्टेंट सी बराबर क्या हो जाता है 0। ये तो पहले ही लग चुकी है तो इसको दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी लगाते हैं, रो बराबर ए पर साई 0। ये वाली मैंने तब लगाई थी जब कांस्टेंट सी को 0 कर दिया था, क्योंकि न्यूमान फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा था। इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाने के लिए पहली बाउंड्री कंडीशन मैंने लगा दी थी, सी को 0 ले लिया था। दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी रो बराबर ए पर साई बराबर 0, रो बराबर ए रखी और साई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 6 में यहीं पर रख देती हूँ। सेकंड
रो बराबर ए पर ये क्या हो जाता है फंक्शन 0, रो बराबर साई का वैल्यू 0, रो बराबर ए रख दीजिए, समीशन एन इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट dn j0 ओमेगा n, रो का वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपॉन v e टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा n t, ये निकल रहा है वैल्यू आपकी रो इक्वल्स टू ए पर, स्क्रीनशॉट लो। चलो इसको 0 में भेज दिया, इसको 0 में भेज दिया, क्या बता J0 ओमेगा n a v इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालते हैं, v इक्वल टू 1 पर और n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू निकालती हूँ। पहले n इक्वल्स टू 0 रखेंगे, 1 पर आपने पढ़ रखा है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है गामा एन पी। अभी मैंने बताया था जब बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन करोगे तब वो गामा एन पी के बराबर आता है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, p बराबर बाद में करूंगी, मैं जस्ट केवल नॉर्मल वैल्यू लिखती जा रही हूँ। जब p बना होता है तो 2.405 आता है, 3 पर लिख रहे हैं, p बराबर 1 पर, p बराबर 2 पर और p बराबर 3 पर, 2 पर 5.520 होती है और एक और बचा 3 पर, इस पे 8.645 समथिंग होती है। ये 3 वैल्यू होती है जो p बराबर 1 पर गामा एन पी की मिलती है, p बराबर 2 पर और ये p बराबर 3 पर। तो मुझे इसकी सॉल्यूशन चाहिए ओमेगा एन ए के, तो ओमेगा एन ए अपॉन v का जो सॉल्यूशन मिलता है वो 3 सॉल्यूशन मिलते हैं, 2.405, 5.520 और 8.645, 3 पर निकालना है, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। तो n बराबर 1 पर ये मिलेगा, n बराबर 2 पर ये मिलेगा, n बराबर 3 पर ये फंक्शन मिलेगा। चलो सबसे पहले ओमेगा बराबर 1 पर लेते हैं, जब 1 पर लेंगे इसे तो n इक्वल टू 1 पर ओमेगा 1 a अपॉन b, किसकी वैल्यू निकलेगी इसकी 2.405, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 2.405 v अपॉन a, फिर ओमेगा 2 कितनी है 5.520, तो ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी कितनी निकलती है 5.520 v अपॉन a, फिर n बराबर 3 पर निकालते हैं, तो ओमेगा 3 a अपॉन b कितनी निकलती है 8.645, तो ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी 8.645 अपॉन a इंटू v, ये तीनों फ्रीक्वेंसी निकलती हैं इसके लिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन बची है थर्ड, जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाई तब हमें वाइब्रेशन की 3 फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी n तक। अब मुझे तीसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी है, जब t बराबर 0 था, इनिशियली जब टाइम 0 होता है तो वाइब्रेशन जो होते हैं वो कितने होते हैं साइन नॉट। थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एट t इक्वल टू 0 पर वाइब्रेशंस होते हैं वो कितने होते हैं साइन नॉट, लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 में लगा रही हूँ बाउंड्री कंडीशन, और लगाइए, साई बराबर तो साइन नॉट और t बराबर 0, यहाँ आ रहा था e टू की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा t, और t बराबर 0 रखेंगे e टू की पावर 0 1 हो जाएगा, तो फंक्शन केवल क्या बचेगा आपका d, और संग में क्या चल रहा था आपका, वो चल रहा था बेसल फंक्शन, क्या वैल्यू चल रही थी इसकी, k की वैल्यू थी ओमेगा n a अपॉन b,
यही चल रही थी। इसका मतलब जब आपका लास्ट कंडीशन लगाई जाती है t बराबर 0 पर, जो फंक्शन होता है वो कितना मिलता है आपको, ओमेगा n रो अपॉन a मिलता है। चलिए अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कांस्टेंट लास्ट बचा है dn, इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को मैं एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर इंटीग्रेट करती हूँ। चलिए अब इक्वेशन multiply and integrated from 0 to a, 0 से a तक मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो एप्सिलॉन नॉट रो से। करिए, पहले इसको लिख रही हूँ 0 से a तक साइन नॉट, मल्टीप्लाई करा रो से, और एप्सिलॉन नॉट आपका रो फंक्शन ही था, dn लिख रही हूँ, dn j0 ओमेगा n रो अपॉन v, मल्टीप्लाई किया किससे किया है, रो एप्सिलॉन नॉट रो, और सब फंक्शन में क्या चलेगा आपका, यहाँ पर जब इंटीग्रेट करा है तो डिफरेंशियल भी लगाना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल लगाया हमने डी रो। इधर लिख देती है वाली स्टेप ऊपर। पहले साइन नोट वाले में करते हैं, 0 से a रो j0 ओमेगा m रो अपॉन v एप्सिलॉन नॉट डी रो। सेम इधर वाले में करते हैं, 0 से dn रो j0 ओमेगा m रो अपॉन v, और संग में जो चल रहा है j0 ओमेगा n रो अपॉन v, और क्या चल रहा है इसमें, dn हो गया, रो j0 हो गया, ये हो गया, संग में आ गया आपका फंक्शन डी रो। ये फंक्शन चल रहा था। अब इसके अंदर फिर बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग की वैल्यू, ये जो इक्वेशन चल रही है इसके अंदर जो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाते हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा रहे हैं, ये तो एज इट इज। और ये फंक्शन क्या हो जाता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 रो, ये तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, और संग में चलता है डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आती है m से n तक। अब क्रोने का डेल्टा फंक्शन डी और चलेगा संग में dn। अब क्रोने का डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या बनानी है, 1। अब क्रोने का डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं क्रोने का डेल्टा फंक्शन के लिए m बराबर n लेना पड़ेगा, m बराबर n लेंगे तो डेल्टा mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलो कल करेंगे, अब इतना ले लो स्क्रीनशॉट, बंद कर दो।